डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th साइंस का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का 5वां भाग पढ़ेंगे। हम जैव प्रक्रम पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अपने चौथे भाग में मनुष्य में पोषण पढ़ा है, जिसमें हमने मानव के पाचन तंत्र के बारे में जानकारी ली है। मानव का पाचन तंत्र आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से बना है, जिसमें मुख से लेकर गुदा तक एक लंबी विस्तृत नलिका है, जिसे क्या कहा गया, आहार नाल। और उस आहार नाल में सहायक ग्रंथियां अपना स्रावन भेजती हैं, जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। आइए आज हम भोजन का पाचन पढ़ते हैं। भोजन का पाचन पढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले यह जानना कि भोजन क्या है। जो पदार्थ हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करें उसे हमने क्या कहा है, भोजन। एक संतुलित आहार के मुख्य अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाजों से मिलता है, जैसे गेहूं, बाजरा, चावल। प्रोटीन हमें दालों से मिलता है। वसा हमें घी और तेल से मिलता है। ये सभी जटिल अणु हैं और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ये जटिल अणु सरल अणुओं में तोड़े जाते हैं पाचन प्रक्रिया कहलाती है। आइए अब हम इन जटिल अणुओं के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कार्बन और जल यानी हाइड्रेट से मिलकर बने हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स की सरलतम इकाई को कहा गया है मोनोसेक्राइड, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ऐसी दो इकाइयाँ एक साथ मिलकर बनाती हैं डाइसेक्राइड, यानी सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज शुगर को भी कहते हैं। जो चीनी हम खाते हैं वो किससे मिलकर बनी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज जो कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनी है और जो दूध हम पीते हैं उसमें पाई जाती है। माल्टोज दो ग्लूकोज की इकाइयों के जुड़ने से बनी है और यह अनाजों में पाई जाती है। जब ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां एक साथ जुड़ जाती हैं उसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब मैनी, जैसे कि ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज। भोजन का दूसरा मुख्य अवयव है प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो अम्ल की इकाइयों से जुड़कर बना हुआ है। एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से पेप्टाइड आबंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ऐसे दो अमीनो अम्ल जो पेप्टाइड आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं उन्हें हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। और ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल जो पेप्टाइड आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब मैनी। इन्हीं को हम कहते हैं प्रोटीन। अगला भोजन का मुख्य अवयव है वसा। वसा यानी लिपिड। वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ होता है। यदि 3 वसीय अम्ल एक ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड, जिन्हें हम फैट या लिपिड कहते हैं। परंतु अगर ये 2 वसीय अम्ल हैं तो हम इन्हें कहेंगे डाइग्लिसराइड। और यदि एक वसीय अम्ल एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड। हम इन सभी शब्दों का प्रयोग आगे वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में समझेंगे। अब भोजन के ये सभी अणु जटिल अणु हैं। इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने के लिए रासायनिक अभिक्रिया की गति भी तेज होनी चाहिए। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव उत्प्रेरक यानी एंजाइम्स। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु मिलकर कार्बोनिक अम्ल का अणु बनाते हैं। कितनी देर में, 1 घंटे में 200 अणु, वो भी बिना एंजाइम की सहायता के। परंतु यदि एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज उपस्थित है तो ये दोनों मिलकर 1 सेकंड में कार्बोनिक अम्ल के 6 लाख अणु बना देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, अभिक्रिया की दर 10 लाख गुना तक बढ़ गई। इन एंजाइमों ने अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया। परंतु सभी एंजाइम अपने अभिकारक के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अलग एंजाइम है, वसा के पाचन के लिए अलग एंजाइम है और प्रोटीन के पाचन के लिए अलग एंजाइम है। आइए अब हम इन तीनों का पाचन अच्छे से समझते हैं। पाचन सबसे पहले शुरू होता है मुख यानी माउथ में। भोजन मुख के द्वारा अंदर लिया जाता है। मुख के बाद क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा में भोजन को लार के द्वारा गीला किया जाता है और दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। मुख के अंदर होती हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ अपना स्रावण मुख गुहा के अंदर भेजती हैं। उसके स्रावण में क्या शामिल है, वो स्रावित करती हैं लाला रस। लाला रस में अमाइलेज एंजाइम और श्लेष्म होता है। अमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य है, वो स्टार्च यानी पॉलीसेक्राइड को माल्टोज यानी डाइसेक्राइड में तोड़ देती है। यहाँ पर जटिल अणु
कम जटिल अणुओं में टूट गया, वो भी कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। लार श्लेष्म का भी स्रावण करती है, जो भोजन के कणों को आपस में चिपकाए रखता है। इसे हम बोलस कहते हैं। आपस में चिपके हुए होने के कारण ये आसानी से निगला जाता है और यह बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला गया। ग्रसिका यानी ईसोफेगस। ईसोफेगस का क्या कार्य है? भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाना। कैसे? ईसोफेगस में क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टालसिस। इसकी पेशीय कोशिका क्रम में फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। यह पीछे से सिकुड़ती रहती है और आगे से फैलती रहती हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। भोजन इसके बाद अमाशय यानी स्टोमक में पहुंचता है। अमाशय 4 से 5 घंटे तक भोजन को स्टोर करके रखता है। अमाशय की पेशीय दीवार भी संकुचित होती रहती है, जिसके द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस के साथ पूरी तरह मिल जाता है। इसे हम काइम कहते हैं। अब अमाशय के जठर रस में क्या कार्य होते हैं वो देखते हैं। अमाशय जठर रस का स्रावण करता है, जिसके अंदर 2 अक्रियाशील एंजाइम प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन अक्रियाशील एंजाइमों को क्रियाशील एंजाइमों में बदल देता है, यानी प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन को पेप्सिन और रेनिन में बदल देता है। ये पेप्सिन और रेनिन जो कि अब क्रियाशील हो गए हैं, प्रोटीन को प्रोटियोजिस और पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं। अब ये एंजाइम अक्रियाशील स्थिति में क्यों मिलते हैं? अमाशय की दीवार भी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। जिस समय हमारे शरीर में भोजन नहीं होता, उस समय अगर ये एंजाइम क्रियाशील स्थिति में होंगे तो ये प्रोटीन की दीवार को ही तोड़ना शुरू कर देंगे, यानी ये अमाशय की दीवार में घाव कर देंगे, जिससे एसिडिटी या अम्लीयता की स्थिति आ जाएगी। इसलिए जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है, जिससे जब अमाशय में भोजन आए तभी ये अक्रियाशील एंजाइम क्रियाशील एंजाइम में बदल दिए जाएं। किसके द्वारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। श्लेष्म यहाँ पर अमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाता है। अब यह जठर रस द्वारा पाचित अम्लीय भोजन, जिसे हम काइम कहते हैं, अमाशय से छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन के पाचन का मुख्य स्थल है। इसमें विभिन्न स्रावण आते हैं, जैसे यकृत से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशय रस, आंत्र से आंत्र रस। आइए अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। यकृत स्रावित करता है पित्तरस, जिसके 2 प्रमुख कार्य हैं, क्षारीय माध्यम प्रदान करना और वसा का इमल्सीकरण करना। लार के अंदर भी अम्लीय माध्यम था, अमाशय के अंदर भी अम्लीय माध्यम है। यहाँ पर पित्तरस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है, क्योंकि अग्नाशय के सारे पाचक एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। पित्तरस पित्तवर्णक और पित्त लवण का स्रावण करता है। पित्तवर्णक 2 हैं, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डेन। पित्तवर्णक वसा का इमल्सीकरण कर देते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। पित्तवर्णकों के द्वारा वसा के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे अनेक वसा के मॉलिक्यूल में तोड़ दिया गया है, यानी वसा इमल्सीकृत हो गई है। यह इमल्सीकरण करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइपेज एंजाइम वसा के बड़े मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ पाता, वह छोटे छोटे मॉलिक्यूल पर ही कार्य करता है। अगला स्रावण है अग्नाशय रस, जो कि अग्नाशय यानी पैनक्रियास के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय रस में शामिल है अमाइलेज, जो कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, परंतु यह कार्य क्षारीय माध्यम में करता है। और प्रोटीन को तोड़ने के लिए इसके पास 3 एंजाइम हैं। ये तीनों एंजाइम अक्रियाशील स्थिति में मिलते हैं। ये कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ट्रिप्सिनोजन एक अक्रियाशील एंजाइम है। यह एंटेरेनोकाइनेज एंजाइम के द्वारा क्रियाशील ट्रिप्सिन एंजाइम में बदल दिया जाता है। फिर यह ट्रिप्सिन क्रियाशील एंजाइम बाकी बचे हुए दोनों अक्रियाशील एंजाइमों काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्रियाशील एंजाइमों में बदल देता है। ये क्रियाशील एंजाइम फिर प्रोटीन, प्रोटियोजिस और पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड में बदल देते हैं। अग्नाशय एक और एंजाइम का स्रावण करता है, लाइपेज, जो कि वसा यानी ट्राइग्लिसराइड को डाई और मोनोग्लिसराइड वसा के अंदर बदलने में मदद करता है। छोटी आंत में भी छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो आंत्र रस का स्रावण करती हैं। इनमें कौन कौन से एंजाइम हैं? इनमें कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्रमशः माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को ग्लूकोज
ग्लूकोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देते हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए आंत्र रस में होता है डाइपेप्टाइडेज, जो डाइपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। और वसा के लिए होता है लाइपेज एंजाइम, जो डाई और मोनोग्लिसराइड को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट जो क्या होते हैं पॉलीसेक्राइड, वो किस में टूट जाते हैं डाइसेक्राइड, और डाइसेक्राइड किस में टूट जाते हैं मोनोसेक्राइड में। कहने का मतलब है स्टार्च के बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल माल्टोज में टूट जाते हैं, माल्टोज के छोटे मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचित हो जाती है ग्लूकोज में। ऐसे ही प्रोटीन एक बड़ा जटिल अणु है जो किस में टूट जाता है छोटे अणुओं प्रोटियोजिस और पेप्टोन्स में। उन छोटे अणुओं को किस में तोड़ा जाता है अमीनो अम्ल में। यह कार्य कहाँ पर संपन्न होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वसा का पाचन भी, वसा एक बड़ा और जटिल अणु है जिसमें 3 वसीय अम्ल और 1 ग्लिसरॉल मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ये ट्राइग्लिसराइड डाई और मोनोग्लिसराइड में बदल दिए जाते हैं जो टूटकर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाते हैं। तो अब हम देख सकते हैं विभिन्न पाचक स्थानों पर विभिन्न पाचक एंजाइम कार्य करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कर देते हैं। मुख में प्रोटीन और वसा का कोई पाचन नहीं होता। अमाइलेज एंजाइम के द्वारा सिर्फ स्टार्च माल्टोज में बदली जाती है। अमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन नहीं होता। यकृत सिर्फ वसा का पाचन करता है। यकृत में उपस्थित पित्त लवण वसा का इमल्सीकरण कर देते हैं। अग्नाशय रस के द्वारा तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड में बदल देते हैं। ट्राइग्लिसराइड डाई और मोनोग्लिसराइड्स में बदला जाता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। आंत्र रस के एंजाइमों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल दिए जाते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल दिए जाते हैं और वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में पाचित हो जाती है। कहने का अर्थ है सभी जटिल अणु सरल अणुओं में बदल दिए गए। इसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर कोई पाचन क्रिया नहीं होती। बड़ी आंत सिर्फ छोटी आंत से जो बचे हुए पदार्थ हैं जिनका पाचन नहीं हुआ और जो अनअवशोषित पदार्थ हैं उनको मलाशय के द्वारा गुदा द्वार तक पहुँचाने का कार्य करती है। गुदा उनको शरीर से बाहर निकाल देती है। अब है पाचित भोजन का अवशोषण। जो भोजन हमने बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में पाचित कर लिया उसका अवशोषण कैसे होता है। अवशोषण का अर्थ है सोख लेना। जो पाचित भोजन छोटी आंत में है उसमें से महत्वपूर्ण पदार्थ रक्त के द्वारा सोख लिए जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। शुद्रांत्र के अंदर की सतह पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम या माइक्रोविल्लाई कहते हैं। ये सोखने के लिए स्तयी क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इस दीर्घरोम में बहुत अधिक रुधिर की यानी रक्त की वहिकाएं होती हैं जो पाचित भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। बड़ी आंत में से इस भोजन में से जल और खनिज लवणों का ही अवशोषण होता है। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हमने देखा, हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जटिल अणु भोजन के रूप में ग्रहण करे। पाचन तंत्र के द्वारा इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ दिया गया। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को वसीय अम्ल में। ये छोटे छोटे अणु रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिए गए। इस प्रकार मनुष्य में पोषण का प्रक्रम पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। फॉर मोर वीडियोज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर आशीष मलिक।